Good morning, myself Dr. Anupama Lathe, and I am here for your subject Managerial Economics, and this is our second lecture of Managerial Economics. So let us see what is the scope of Managerial Economics. हम लोग देखते हैं कि ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स जो है उसका स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ पे हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे कहा जाए तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी कोई भी सीमाएं नहीं है। हम लोग देखते हैं कि हम हमारे घरेलू कामकाज के लिए भी इकोनॉमिक्स का यूज़ करते हैं। अगर हम लोग उसे करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हम लोग उसे अपने बजट जो है वो अच्छे से अरेंज कर सकते हैं, और दूसरा ये कि हमारा पैसा भी है वो ज़्यादा बच सकता है और उसका जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने की वजह से हमें सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। इसलिए मैं कहूँ कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसके स्कोप यानी जिसकी हम लोग कह सकते हैं कि कोई सीमाएं नहीं है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं, जैसे बुक्स ने जो बताया हुआ अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फर्स्ट वन इज डिमांड फंक्शन एंड एस्टिमेशन। आप लोगों को मालूम है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डील्स विद द रोल ऑफ मैनेजर, बराबर है। तो मैनेजर के लिए इकोनॉमिक्स की क्या वैल्यू है ये जो बताता है दैट इज स्टडीड अंडर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो डिमांड फंक्शन एंड एस्टिमेशन, बराबर है। मैनेजर आर अपॉइंटेड इन अ कंपनी या अपॉइंटेड इन अ बिजनेस, और बिजनेस में जब मैनेजर्स को अपॉइंट किया जाता है तो उनका एक ही मेन ऑब्जेक्ट रहता है हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, बराबर है। विथ लिमिटेड रिसोर्सेज हाउ टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट और हाउ टू मेक द मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। सो डिमांड फंक्शन एंड एस्टिमेशन इज द प्रायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट, बराबर है। तो क्या होता है डिमांड फंक्शन और क्या होता है एस्टिमेशन? डिमांड फंक्शन इज दैट फंक्शन अंडर विच द मैनेजर एस्टिमेट्स व्हाट विल बी द डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट, यानी जो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं उसका एनालिसिस करना, उसके बारे में एस्टिमेशन करना। देखिए, अगर हम लोगों ने एक अच्छे से डिमांड एंड सप्लाई का रूल पढ़ा हुआ है, जब डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ती है, और जब डिमांड कम होती है तो प्राइस भी जो प्रोडक्ट की होती है वो कम होती है, बराबर है। जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उसकी डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, तो ऑब्वियसली उसके लिए प्राइस भी आपको कैसे मिलने वाली है? मोर प्राइस मिलने वाली है। लेकिन एक डिमांड है, एक प्रोडक्ट है, उसकी लेस डिमांड है, डिमांड में ही नहीं है वो प्रोडक्ट, लेकिन वो कंपनी अपने प्रोडक्ट बना चुकी है इसलिए उसे वो सेल करना जरूरी है, तो क्या होगा? उसकी प्राइस क्या होगी? लो होगी। वैसे ही अगर एक हाथ प्रोडक्ट का सप्लाई बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा है यानी क्या हो जाता है? डिमांड कम है। समझ में आ रहा है? हम लोग सप्लाई ज़्यादा कब बोलते हैं? when the demand for that particular product is lesser than the supply, बराबर है। डिमांड कैसी है? कम है, और सप्लाई कैसा है? ज़्यादा है। डिमांड कम, सप्लाई ज़्यादा। अगर ये ज़्यादा सप्लाई है तो ऑब्वियसली आपकी प्राइस क्या रहेगी? कम रहने वाली है। प्रोडक्ट की प्राइस कैसे रहेगी? कम रहेगी। और अगर प्रोडक्ट की प्राइस कम रहती है तो एक बिजनेस जो है क्या उसकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं। जब अर्निंग ज़्यादा नहीं हो रही है तो आपको क्या देखना है? आपको ये देखना है कि मेरे प्रोडक्ट की डिमांड कैसे रहेगी, और ऐसी डिमांड के इससे मुझे बनाना है, प्रोडक्ट को फ्रेम करना है जिसके वजह से ना तो मार्केट में उसका शॉर्टेज हो, और ना तो एक बार अगर उसकी शॉर्टेज हो गई तो आप जानते हो ये मार्केट कैसा है, कटथ्रोट कंपटीशन इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट। एक बार आपके प्रोडक्ट का शॉर्टेज आ गया तो दूसरा जो मार्केटर है वो ऑब्वियसली अपने प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, और जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट परचेस करना अगर शुरू कर देते हैं तो आप मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाते हो। सो डिमांड फंक्शन एंड इट्स एस्टिमेशन इज द मेन रोल ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। तो ये किस तरह से हमें डिमांड फंक्शन देखना है, उसको एस्टिमेट करना है, दैट इज स्टडीड अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। फिर क्या है डिमांड इलास्टिसिटी? व्हाट इज डिमांड इलास्टिसिटी? देखिए, आपने ये देखा हुआ है, क्या होता है? कोई हाईली इलास्टिक होता है,
कोई इलास्टिक होता है और कोई इनइलास्टिक होता है। हम लोग ये रिवाइज कर रहे हैं, आप लोग पहले पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए। हाई इलास्टिक का क्या होता है? अगर वो प्रोडक्ट जो है वो हाईली इलास्टिक डिमांड में है तो क्या होगा बताइए? तो थोड़ी सी भी प्राइस फ्लक्चुएट होती है तो डिमांड के ऊपर उसका डायरेक्ट क्या हो जाता है? उसका अफेक्ट हो जाता है, बराबर है। अगर मैंने कम कर दी थोड़ी सी भी प्राइस तो उसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। इलास्टिक में क्या होती है? उसी प्रोपोर्शन में, लेकिन हाईली इलास्टिक जो है एज कम्पेयर टू हाईली इलास्टिक यहाँ पे इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन थोड़ा फर्क पड़ता है। और इन इलास्टिक में क्या है? आप प्राइस कितनी भी चेंज कर दो लेकिन उसकी डिमांड के ऊपर फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं नेसेसिटी, ठीक है। नेसेसरी गुड्स जो होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? इन इलास्टिक, क्योंकि उसकी प्राइस कितनी भी बढ़े लेकिन उस क्वांटिटी में आपको प्रोडक्ट परचेस करना है। और जनरली हम लोग एक एग्जांपल देते हैं, दैट इज ऑफ सॉल्ट, बराबर है। सॉल्ट कितना भी महंगा हो गया लेकिन फिर भी आप क्या खाना बंद कर दोगे? बिल्कुल भी नहीं। और बहुत सस्ता हो गया तो क्या ज़्यादा उसका यूज़ करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। इसलिए ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी ये क्या रहती है? इन इलास्टिक डिमांड रहती है। तो फिर हम लोगों को ये देखना है, जैसे मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट जो है वो ये देखेगा कि क्या मेरा जो प्रोडक्ट मार्केट में है उसकी डिमांड इलास्टिसिटी क्या है, एंड अकॉर्डिंगली ही विल फ्रेम हिज प्राइसिंग पॉलिसीज, बराबर है। प्राइसिंग पॉलिसीज भी जो होगी वो भी इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। और कहाँ से रिसोर्सेस लेने हैं, अगर उसका जो रॉ मटेरियल है वो अगर महंगा मिल रहा है लेकिन उसकी जो ये है दैट मीन्स डिमांड इलास्टिसिटी जो है, इन चीज़ों को देख के वो देखेगा कि क्या हाई प्राइस पे भी मुझे परचेस करना है या लो प्राइस होती है तभी मुझे परचेस करना है। अगर लो प्राइस है तो परचेस करना है, दैट मीन्स इट इज़ हाईली इलास्टिसिटी, दैट मीन्स डिमांड कैसी है? हाईली इलास्टिक डिमांड है। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है फिर डिमांड फोरकास्टिंग। ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ तो आपको लगेगा बार बार मैडम हमको वही बता रही है, लेकिन जो डिमांड फोरकास्टिंग है, क्या होता है डिमांड फोरकास्टिंग? यानी आगे अपने प्रोडक्ट के लिए डिमांड कैसे रहेगी। एंड ये जो है मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट इनके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये जो डिमांड फोरकास्ट करते हैं तो सिर्फ वो जो एग्जिस्टिंग यानी प्रिवेलिंग ट्रेड प्रैक्टिसेस है उसी को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो जो अनसर्टेनिटीज भी है उसको भी देखा जाता है, या अनसर्टेनिटी या फिर अनफोर्सीन जो चीज़ें रहती है, अनफोर्सिंग सर्कमस्टेंसेस जो रहते हैं, सिचुएशन जो रहती है उससे भी वो फोर्सी करना चाहते हैं। अब आप होगे अनफोर्सिंग भी कह रहे हो और फोरकास्ट भी कह रहे हो, तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो कई ऐसे रहते हैं कि जिसके बारे में हम अभी सोच ही नहीं रहे। फॉर एग्जांपल ले लीजिए, कोरोना के बारे में हमने सोचा ही नहीं था, बराबर है। ये क्या है? अनफोर्सिंग। लेकिन ऐसे भी सर्कमस्टेंसेस मार्केट में आ सकते हैं, ऐसी भी सिचुएशन मार्केट में आ सकती है, और फिर हम लोगों को हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट में रिटेन करना है, दैट इज ऑल्सो एंटिसिपेटेड बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। समझ में है? अगर वो इस तरह से एंटिसिपेट करते हैं तो ही मार्केट में वो सरवाइव कर सकते हैं। एंड इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट टू फोरसी द डिमांड, बराबर है। तो डिमांड फोरकास्टिंग जो रहती है कि अभी तो इस तरह से है, लेकिन हो सकते हैं कोई नए एंट्रेंट्स भी आ जाए, क्योंकि हम लोग देखते हैं अभी कैसा है, मार्केट फ्री है, कोई भी एंट्री कर सकता है, कोई भी एग्जिट कर सकता है। अगर ऐसा है तो अगर कोई आता है तो हमारे प्रोडक्ट के ऊपर उसका क्या इफेक्ट होगा। और कंज्यूमर बिहेवियर हम लोग जब पढ़ते हैं तो हमने देखा है कि अभी ये सिचुएशन में इस तरह से बिहेव कर रहा है, उसे आज ये पसंद है तो दूसरे दिन वही पसंद होगा, ये कोई हम लोग गारंटी नहीं दे सकते हैं। उसकी भी जो टेस्ट है, उसकी जो हैबिट्स है वो चेंज होते हैं, बराबर है। तो ये जो है वो पूरा का पूरा ध्यान में रखना
कि किस तरह से सिचुएशन चेंज हो सकती है, किस तरह से हैबिट्स चेंज हो सकते हैं, किस तरह से टेस्ट चेंज हो सकती है, ये पूरा देख के जो मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट है वो डिमांड को फोरकास्ट करता है। And what to study while forecasting the demand is studied under managerial economics, and that's why the scope of managerial economics is very wider. समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा जो भी है वो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में आता ही है, हम लोग ये देखने वाले हैं। फिर होता है प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉस। क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन? बिल्कुल जैसे डिमांड फंक्शन होता है वैसा प्रोडक्शन फंक्शन भी होते हैं। अब प्रोडक्शन फंक्शन में हम लोगों को क्या है, क्या क्या देखना जरूरी होता है वो हम लोग देखते हैं। जैसे प्रोडक्शन करना है तो क्या चीज़ें देखी जाएगी कि उसके लिए भी डिमांड क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम योर प्रोडक्शन। फिर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज भी आ जाएगी, वो क्या है, अकॉर्डिंगली यू हैव टू फ्रेम योर प्रोडक्शन। क्या प्राइस पे हम लोग प्रोडक्शन कर सकते हैं, व्हाट आर द अल्टरनेटिव रिसोर्सेज फ्रॉम विच यू कैन प्रोड्यूस योर प्रोडक्ट। जैसे मैंने आपको कहा था कि बहुत सारे आपके लिए अल्टरनेटिव चॉइसेस रहते हैं और उस चॉइस में आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलर को सिलेक्ट करना है, और ये जो आपको सिलेक्ट करना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइविंग योर बिजनेस इन द फ्लक्चुएटिंग मार्केट सिचुएशन। तो ये जब देखा जाता है उसके भी जो लॉज है दैट इज ऑल्सो स्टडीड अंडर योर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हम लोग ये एक एक जो मैं जब अभी बता रही हूँ आपको, डिमांड इलास्टिसिटी, डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन फंक्शन, ये बहुत डिटेल में हम लोग जब हमारे यूनिट और जैसे जैसे चैप्टर आएंगे आपको बता दूँ, आपके जो यूनिट है वो अलग अलग इसमें डिवाइड हुए हैं, और एक जो यूनिट है वो पूरा का पूरा प्रोडक्शन के ऊपर है, एक पूरा का पूरा यूनिट जो है वो डिमांड के ऊपर है। इसलिए आज इसको ज़्यादा एक्सप्लेन ना करते हुए जिस वक्त हम लोग उस टॉपिक के ऊपर आएंगे तब हम लोग बहुत डिटेल में प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है उसके बारे में भी देखेंगे। कॉस्ट एनालिसिस जो है इसके लिए भी अलग से टॉपिक दिया है, प्राइसिंग पॉलिसीज करके भी दिया हुआ है, लेकिन कॉस्ट एनालिसिस यानी क्या होता है, एनालाइजिंग द कॉस्ट। क्या एनालाइजिंग द कॉस्ट, कॉस्ट क्या होती है, प्राइस क्या होती है, क्या कॉस्ट और प्राइस एक होती है, क्या नहीं होती है, कॉस्ट अलग होती है, प्राइस अलग होती है। कॉस्ट ये होती है कि आप जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए जो खर्चा आता है दैट इज नोन एज कॉस्ट, और प्राइसिंग हो रहती है जो आप मार्केट में उस प्रोडक्ट की जो प्राइस रखते हैं दैट इज प्राइसिंग पॉलिसीज। दैट मीन्स प्राइसिंग पॉलिसी इंक्लूड्स द प्रॉफिट, और प्राइसिंग पॉलिसी ये ब्रेक इवन पॉइंट में भी हम लोग कर सकते हैं, या तो मार्केट में हमें अपने आप को रखना है, मोनोपोली क्रिएट करनी है तो हो सकता है आप लॉस में भी आपके प्रोडक्ट को सेल करो, फॉर द टाइम बिंग आप लॉस भी बेयर करने के लिए जब तैयार रहते हो, और वो जिस तरह से आप पॉलिसी को फ्रेम करते हो दैट इज नोन एज प्राइसिंग पॉलिसी। और कॉस्ट एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट एनालिसिस वो होता है डिफरेंट स्टेजेस रहती है प्रोडक्शन की, बराबर है, और वो डिफरेंट स्टेजेस में आपको कौन सी कॉस्ट इनकर करनी है, कौन सी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल भी आप उसको छोड़ नहीं सकते हैं, कौन सी कॉस्ट है उसे आप छोड़ सकते हैं, ये पूरा एनालिसिस किया जाता है। और ये देखते हुए कि कौन से प्राइस पे मार्केट में आपके प्रोडक्ट के लिए डिमांड ज़्यादा रहेगी। समझ में है? कई प्रोडक्ट्स ऐसे रहते हैं विदाउट एडवर्टाइजमेंट में वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाते हैं, कई प्रोडक्ट्स ऐसे रहती है कि जिसके लिए ह्यूज एडवर्टाइजमेंट इज कंपलसरी। तो फिर अगर ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसके लिए ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं की तो भी मेरे प्रोडक्ट सेल हो सकते हैं, तो यू स्टॉप यूर कॉस्ट एट द टाइम ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। आप उसमें फिर एडवर्टाइजिंग, सेलिंग ये वगैरह ऐड नहीं करते हैं, तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और आप प्रॉफिट गेन कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या है आपको फर्दर उसमें कॉस्ट ऐड करनी जरूरी होती है, सो दैट योर प्रोडक्ट विल बी हाईली डिमांडेड इन द मार्केट, एंड दैट इज स्टडीड अंडर कॉस्ट एनालिसिस। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है हर एक टॉपिक हम लोग सेपरेट एक लेसन लेके स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक आइडिया दे रही हूँ व्हाट वी विल स्टडी अंडर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, फिर क्या है प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन। प्राइसिंग एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर। क्या क्या होते हैं डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर्स हम लोग जानते हैं, परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, ये सब क्या है मार्केट स्ट्रक्चर्स है। तो इसमें प्राइसिंग कैसे करनी है, फॉर एग्जांपल मोनोपोली की प्राइस, एक मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग मोनोपोली को स्टडी करते हैं। मोनोपोली मीन्स क्या है, ओनली सिंगल सेलर, बराबर है, एक ही है लेकिन बायर उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है।
तो ही इज अंडर द सिचुएशन टू डिसाइड हिज ओन प्राइस। वो क्या करता है, अपनी प्राइस को डिसाइड करता है, क्योंकि वो अकेला है जो मार्केट में प्रोडक्ट को सेल कर रहा है। फिर ऐसे जब है तो फिर उसकी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी रहेगी वो अलग रहेगी एज कम्पेयर टू परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड मोर नंबर ऑफ सेलर्स एज कम्पेयर टू मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। ठीक है, तो ऐसे इसमें क्या है, यू कैन नॉट डिटरमिन योर ओन प्राइस। आपकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, बराबर है। जो मार्केट में प्रिवेलिंग प्राइस है वही आपको लेनी होती है। सिर्फ आप क्या कर सकते हो, आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपके फीचर्स जो है प्रोडक्ट को वो चेंज करके यू कैन वैल्यू योर प्राइस इन द मार्केट। लेकिन जनरली परफेक्ट कंपटीशन में हम लोग बोलते हैं कि जो मार्केट में प्राइस है और वो प्रिवेल कैसे करती है मार्केट में प्राइस, अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो ये हम लोग देखेंगे कि ये किस तरह से अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर में हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं, और ये भी किस तरह से हम लोगों को प्राइसिंग पॉलिसी किस तरह से आउटपुट लेना है, दैट इज स्टडीड अंडर द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। देन प्राइसिंग पॉलिसीज प्रैक्टिसेस इन रियल बिजनेस। जैसे अब रियल बिजनेस में जैसे मैंने आपको कहा कि जब हम लोग परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होना चाहिए, सेम प्राइस होनी चाहिए, यानी आप लोग इसमें कोई वेरिएशन नहीं कर सकते हो। लेकिन रियल बिजनेस में इज इट पॉसिबल? देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि आप एक टीवी सेट खरीदने के लिए गए, आप फ्रिज खरीदने के लिए गए हैं, समझ लीजिए आप अपना एक मोबाइल खरीदने के लिए गए हैं, तो मोबाइल सेलर भी कैसे मार्केट में बहुत है, ठीक है, बायर्स भी उसके लिए बहुत है, लेकिन क्या आप सेम प्राइस देख रहे हो? नहीं, प्राइस क्या होती है, चेंज होती रहती है। जब प्राइस वेरिएशन है वहां पे तो वो प्राइस किस बेसिस पे वेरी हो रही है। फिर इसीलिए क्या देखा जाता है कि ये जो प्राइसिंग पॉलिसीज है एंड प्रैक्टिसेस है रियल बिजनेस में किस तरह से डिसाइड की जाती है वो हम लोग देखेंगे ये इसमें, ठीक है। फिर प्रॉफिट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रॉफिट कितना चाहिए है, किस तरह से हम लोग अपना प्रॉफिट जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल या ग्रोइंग ग्राफ पे देख सकते हैं, दैट इज डिसाइडेड अंडर बाय द मैनेजरियल इकोनॉमिस्ट। प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट प्लानिंग इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, बराबर है। कौन सा प्रोजेक्ट हमें लेना है जिसके वजह से हम लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट हो, हम लोगों का गुडविल ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में क्रिएट हो, ये भी बताया जाता है। फिर कैपिटल बजटिंग एंड मैनेजमेंट, बिल्कुल कैपिटल बजटिंग यानी कितना कैपिटल मुझे रेज करना है, क्योंकि ना तो मेरे प्रोडक्शन के ऊपर उसका अफेक्ट होना चाहिए, ना तो मेरा उसके सेल के ऊपर अफेक्ट होना चाहिए, ना मेरे पास डंपिंग ज़्यादा होना चाहिए। तो इसलिए कैपिटल बजट यानी ज़्यादा इंटरेस्ट भी देना नहीं पड़ रहा है, कम इंटरेस्ट या फाइनेंशियल शॉर्टेज होने की वजह से ना तो आपको प्रोडक्शन में कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। इस तरह से कैपिटल बजटिंग कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो studied under the managerial economics and break even analysis। break even analysis क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, बराबर है। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम लोग कौन सा मेरा ब्रेक इवन एनालिसिस है जिसके नीचे अगर मैं जाके कुछ मेरा प्रोडक्शन कर रहा हूँ तो मुझे लॉस बेयर करना पड़ेगा, और कहाँ तक कि मैं अपने प्राइस को नीचे ला सकता हूँ सो दैट टू कॉम्पीट विद द कॉम्पिटिटर, ठीक है। तो दिस इज द स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये कैसा है, वाइडर है ये सब्जेक्ट, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो और इंक्लूड हो सकती है, इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज लिमिटेड विद टू दिस मच स्कोप ओनली। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।